हेलो स्टूडेंट, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट को। व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट? जो डायरेक्शन अपनी चेंज कर रही है पीरियोडिकली, राइट? पॉजिटिव हाफ साइकिल देन नेगेटिव और पॉजिटिव, इस तरह से साइनोसुडली जो वेरी करती है टाइम के साथ, उसको कहते हैं अपन ऑल्टरनेटिंग करंट। उसकी इक्वेशन होती है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी या V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी नॉट आई नॉट जो लिखा हुआ होता है वो पीक वैल्यू होती है उस साइकिल की, या मैक्सिमम करंट आप कह सकते हो, एंड देन वो साइनोसुडली वेरी कर रही है। ठीक है, ओमेगा यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। इंपॉर्टेंट वैल्यूज फॉर एसी, आरएमएस वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू क्या है, पीक वैल्यू क्या है, इन सब की बात करें तो आरएमएस जो होती है, आरएमएस करंट या पोटेंशियल का मतलब है पीक डिवाइड बाय √2, चाहे पीक करंट हो चाहे पोटेंशियल हो। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.707 इंटू पीक वैल्यू। ठीक है, एवरेज वैल्यू की बात करें तो एवरेज जो होता है आई एवरेज, वो 2/पाई आई नॉट, दैट इज 0.637 आई नॉट के इक्वल होता है। सिमिलरली वोल्टेज के लिए भी होगा। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ लिखना है तो V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी या इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। प्योर रेसिस्टिव सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज होते हैं, दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस यहाँ पर नहीं होता है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर जो फेज डिफरेंस है वो π/2 का है, जहाँ पे कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रही है। ये मेन चीज़ है यहाँ पर, दिस इज द मेन स्टार पॉइंट के करंट यहाँ पर क्या कर रही है, लीड कर रही है। और ओनली कैपेसिटिव सर्किट का रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम कैपेसिटिव इंडक्टेंस कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। एक्स सी से नोट करते हैं, फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा c, और ओमेगा को 2πf लिख सकते हो आप। करंट निकालनी है तो ओम्स लॉ लगेगा V/R, R की जगह यहाँ पर XC आएगा, क्योंकि यहाँ पर रेसिस्टेंस को अपन XC से नोट कर रहे हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कह रहे हैं। सिमिलरली इंडक्टेंस के अंदर उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, XL से नोट करते हैं, फॉर्मूला होता है ω/L, ओमेगा को 2πf लिख सकते हो। यहाँ पर करंट और पोटेंशियल के बीच में फेज डिफरेंस π/2 है, लेकिन यहाँ पर कौन लीड कर रहा है, तो यहाँ पर पोटेंशियल लीड कर रहा है, जबकि वहाँ करंट लीड कर रही थी। ये मेन चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट, एल और आर को अगर आप सीरीज में लगाते हैं तो इम्पिडेंस, मतलब कि इम्पिडेंस का मतलब ओवरऑल सर्किट का रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या आएगा, उसको Z कहते हैं अपन। आर और एक्सएल दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके रूट लेना है। फेस बीच में कैसे निकालते हैं, तो XL/R निकालते हैं। कौन लीड करेगा, तो देखो R में तो दोनों फेज में होते हैं, यहाँ पर L के अंदर वोल्टेज लीड कर रहा था तो इनमें भी वोल्टेज ही लीड करेगा। CR में क्या होता है, करंट लीड करती है, ओनली C में तो RC में भी करंट ही लीड करेगी। इम्पिडेंस √R² प्लस XC का स्क्वायर होगा, और फेज tan phi XC/R के इक्वल होगा। कौन लीड करेगा, यहाँ पर करंट लीड करेगी, और वोल्टेज लेग करेगा, एक ही बात है। RLC तीनों हैं यहाँ पर, तो हमें XL-XC या XC-XL जो बड़ा है वो करना पड़ेगा, R² प्लस XL-XC का स्क्वायर और अंडर रूट। फेज निकालना है XL-XC/R या XC-XL/R, जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करना है। रेजोनेंस में एक्सेल एक्सी दोनों इक्वल हो जाते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है, तो XL-XC करने पे 0 आता है, R² का अंडर रूट R आता है, तो इम्पिडेंस R के इक्वल हो जाता है, विच इज़ मिनिमम, क्योंकि पहले इसमें कुछ ऐड हो रहा था R में, अभी ओनली R है तो मिनिमम हुआ। इम्पिडेंस मिनिमम तो करंट मैक्सिमम है ना। फेज डिफरेंस 0 हो गया, क्यों, क्योंकि XL-XC इक्वल हो गए, दोनों कैंसिल हो गए, ओनली R वाला ही बच गया। ये ओनली R में कोई फेज डिफरेंस होता नहीं था, तो रेजोनेंस में भी कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। इम्पिडेंस मिनिमम, करंट मैक्सिमम, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/ओमेगा c, 1/√LC कैसे आएगी, इन दोनों के फॉर्मूले रख के। ω/L इक्वल्स टू 1/ओमेगा c को सॉल्व करेंगे तो आप ओमेगा आएगा 1/√LC, और फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ओमेगा को 2πf रखेंगे, 2π इधर डिवाइड में जाएगा, 1/2π√LC। करंट मैक्सिमम हो जाएगी, मैंने बोला VRMS/R के इक्वल पावर। अब देखिए पावर का फॉर्मूला होता है VRMS IRMS cos phi। अब phi की वैल्यू सब जगह अलग अलग थी, P और R के अंदर phi 0 था, है ना, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो मैक्सिमम पावर आएगी। L और C में π/2 था, तो वहाँ पर पावर 0 हो जाएगी, तो ये cos phi जो है इसको पावर फैक्टर बोलते हैं। अगर ये 90 हुआ तो पावर 0 हो जाएगी, जैसा L और C, प्योर L और C के अंदर होता है, और R के अंदर पावर मैक्सिमम रहेगी, और बाकी जो भी फाई है वो रखना है, XL/R, XC/R, XL-XC/R, जो भी फाई आ रहा है वो रखना है। नाउ AC जनरेटर क्या होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब वहाँ पर इंड्यूस EMF हो रहा है।
ई इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी, वहाँ से इक्वेशन आती है, ई नोट को एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी लिख सकते हो आप। दैट मीन्स ये आपकी पीक वैल्यू हो गई करंट की। आई इक्वल्स टू ई नोट बाय आर साइन ओमेगा टी, ओम्स लॉ लगाया। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, मतलब दो कॉइल्स होती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, जो एसी को एक लेवल पे सेट करता है, मतलब एसी का लेवल चेंज करता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। स्टेप अप मतलब कि इंक्रीज करेगा आउटपुट में पोटेंशियल को, और स्टेप डाउन मतलब वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा वोल्टेज को। आइडियल ट्रांसफार्मर का जो भी इनपुट में आप दे रहे हो वो 100% आउटपुट में ट्रांसफर कर देता है, 100% एफिशिएंसी होती है। तो उस केस में वी आई इनपुट पावर वी इंटू आई, आउटपुट पावर V2 इंटू I2 सेकेंडरी की इक्वल हो जाएगी टर्न रेशियो V1 अपॉन V2 जो होता है वो N1 अपॉन N2 पे डिपेंड करता है। मतलब कि अगर आपको स्टेप अप बनाना है, मतलब कि आउटपुट में पोटेंशियल ज़्यादा चाहिए, तो आउटपुट में नंबर ऑफ टर्न्स भी ज़्यादा रखने पड़ेंगे। और स्टेप डाउन बनाना है, मतलब कि इनपुट में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा चाहिए, तो इनपुट का पोटेंशियल ज़्यादा, इनपुट में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा। N1 N2 नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी की। क्लियर। और एफिशिएंसी अगर आपको निकालनी है ट्रांसफार्मर की, तो वो होती है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। आइडियल ट्रांसफार्मर की 100% है, लेकिन 100% रियल ट्रांसफार्मर्स की कभी भी नहीं होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 6. आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू एवरीवन.